हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं आज यूपी ट्रिपल एससी द्वारा प्रैक्टिस सेट पैट के पैट का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। पहला क्वेश्चन है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिभा किसने स्थापित की थी? चामुंड राय ने। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? विष्णु की। निम्न में से कौन सा एक कवि एवं संगीतज्ञ था जो कविराज अथवा कवियों के शासक के उपनामों से प्रसन्नता का अनुभव करता था? समुद्रगुप्त। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन किया कौन था? उपयुक्त में से कोई नहीं। शिवाजी के निम्नलिखित उत्तरदाता अधिकारियों में से किसके औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? ताराबाई को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ था? रांची अधिवेशन 1931 में। निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन से। 1946 में आजाद हिंद फौज के दिल्ली लाल किले के मुकदमे के वकील के समूह का नेतृत्व किया था? भोलाभाई देसाई ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रवर्तन किया? उपयुक्त में से कोई नहीं। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। निम्न अक्षांशों उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्न अक्षांश से संबंधित करेंगे? 30 डिग्री। विष्णुप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? धौली गंगा और अलकनंदा। सिक्किम में रांगपो प्रसिद्ध है तांबे के लिए। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? उपयुक्त में से कोई नहीं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान की सुनिश्चित किया गया है। एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? इंद्रजीत गुप्ता समिति। उच्चतम न्यायालय के संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5। सही उत्तर का चयन कीजिए।
वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो तथा राज्य संविधान के सदस्य चुने जाने के योग्य रखते हों पंचायती राज की सदस्यता के लिए आहिर योग्य हैं। यही ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। 1 किलोवाट घंटा का मान है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी है। भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे को इलेक्ट्रोप्लेटिंग की किस धातु का उपयोग किया जाता है? एसएन का। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है? वर्णांता। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? मैथोमोग्लोबिन के कारण। न्याय के साथ विकास भारत की किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? नवी पंचवर्षीय योजना का। वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से करों की आय का बंटवारा केंद्र एवं राज्यों के मध्य होता है? आयकर एवं उत्पादन कर, शुल्क कर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में के तहत शुरू की गई थी। कौशल विकास और उद्यमी मंत्रालय द्वारा। स्वर्ण क्रांति गोल्डन रेवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? फल से। समिट अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग न होने के कारण कुल निर्यातों के निर्धारण पर दोनों पर, एक और दो दोनों पर। नागपंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? श्रावण माह में। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? 1 दिसंबर। ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था? साइना नेहवाल ने। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पिंजौर में। राज्य में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में? उपयुक्त में से कोई नहीं। 12 सदस्य किए जाते हैं, इस ऑप्शन में नहीं है। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? असम की। यूनान की राजधानी क्या है? एथेंस। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? गोवा। माले की राजधानी है? मालदीव की। नीचे दी गई भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? अब हो गए शुरू मैथ के 5 क्वेश्चन करते हैं।
तो छोटी गिन बतानी है ना, ठीक है। तो ये 4 छोटा है, 5 बड़ा है, ठीक है। ये 3 छोटा है, 6 बड़ा है, छोटा है, ठीक है। तो ये 400 बटे 9, तो ये हो जाएगा 0 बढ़ाने के लिए 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 4 9 36, बचेंगे 4, हो जाएगा 4 9 36, फिर 4 9 36, 4, फिर 4 हो जाएगा 4 9 36, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 5 का। 5 में जाएगा 4 बार में, 5 ही 5 एक बार में जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 0 बढ़ा लेंगे एक बार में, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 10, और बचेगा कितना, 2, 5 4 5 20 25 हज़ार पूरा कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 300 अपॉन 8, ना जाने के लिए 0 पॉइंट लगा लेते हैं, 8 से 24, ठीक। फिर 24 बचेंगे कितने, 6, तो हो जाएगा 60, 8 सत्ते 56, 7 हो जाएगा, बचेंगे तो 4, 8 पंजे 40 पूरा कट जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अगला 6 अपॉन 7, तो ना जाने के लिए 0 पॉइंट, ठीक है। तो 7 अट्ठे 56, बचेंगे 4, हो जाएगा 40, 7 पंजे 35, ठीक। बचेंगे 5, तो हो जाएगा 7 सत्ते 49, ठीक। अब इसमें देखें सबसे छोटा पूछा ना, सबसे छोटी पिन कौन सी, तो सबसे छोटी ये तो एक है, ये तो सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। सबसे छोटी पूछी ये 44, ये 800 जाएगी, ये 3 से 75, ये 3 से 75 कौन सी, 3/8, 3/8 की तरह, 3/8 ऑप्शन है, 3/8। नेक्स्ट करते हैं बोर्ड मास का नियम का उपयोग करते हुए निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, ठीक है। बोर्ड मास का नियम तो ठीक है, यहीं इसी को यहीं काट देते हैं, 3 3 9 और 3 सत्ते 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा ये 749, ठीक है। 49 गुणा 5 बटे 3, ये वाला सॉल्व कर रही हो जाएगा 49 गुणा 5 बटे 3, और ये 25 है, 25 गुणा का तो 25, ये वाला 5 से 5 काट दिया, 5 में 25, ठीक है। ये वाला 5 ये आया, ठीक है। और ये 749, ठीक है। अब ये एक बार प्लस में, ये प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में कितने लिखेंगे, तो ये हो जाएगा गुणा में, तो ये गुणा में ना, ये यहाँ से गुणा में है, तो ठीक है। एक बार प्लस में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 120, 165 और 165 और 55 हो जाएगा 120, 120 और गुणा, अब एक बार इसे माइनस में लिखेंगे, 65 में से 55 में तो बचेगा कितनी 10, ठीक है। तो ये बचा कितना हो जाएगा, ये 3 से काट लो, 3 से 3 कम 3 और 3 चौक 12, ये हो गया 40, 40 40 की गुणा करेंगे 10 में, तो ये होगा 400, 400 तो ये कितना होगा, 400 गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 2049 गुणा 2000, आप 49 का डबल कर लो 98, 98 कहाँ है, 98,000 ये है, ठीक है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलती है, नेक्स्ट है 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:3 है, लड़कों का औसत अंक 65 है और लड़कियों के 72 है, पूरी कक्षा में औसत अंक क्या है, ठीक है। टोटल तो 7 देखें, 7 3 10 हो जाएगा, ठीक है। इसने देखा है लड़कों के कुल औसत अंक, लड़कों की यानी बॉयज की निकाल लो, बॉयज के कितने हो जाएंगे 65, ये देखा है 65, और 65 ये बॉयज 7, ठीक है। 65 गुणा 7, 65 गुणा 7 कितना हो जाएगा
65 गुणा 7 हो जाएगा 7 पंजे 35 के 5 हाथ से लगाए 3 और 7 में 7 छः 42 और 3 45 455 ठीक है। अब इसने क्या बोला है 72 लड़कों के, तो गर्ल्स के निकाल लो। गर्ल्स कितनी है 72 गुणा 3 72 तिया होगा 216 216। अब इसने पूछा है टोटल के यानी पूरी कक्षा का एवरेज अंक, तो इन दोनों को जोड़ लो। इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा 6 5 11 हाथ से लगा 1 6 और 1 7 6 ये हो जाएगा 6 ठीक है। अब इसमें टोटल कितना है 10 टोटल कितने टोटल ये इनका ऐड करने के बाद लगा 10 तो ये पॉइंट ये जीरो हटेगा या पॉइंट लग जाएगा एक के बाद ये 67.1 67.1 ये है ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं सुहाना किसी यात्रा के लिए 5/12 भाग के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय करता है और फिर यात्रा के 1/3 भाग को बस द्वारा तय करता है। उसके बाद वह शेष भाग का 36 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करता है। सुहास कुल कितनी यात्रा करता है टोटल एवरेज उसकी डिस्टेंस बताइए ठीक है। उसके द्वारा तय की दूरी 1/3 भाग है ठीक है। बस के द्वारा ठीक यानी कि 1/3 भाग कर रहे हैं वो तय की गई दूरी ठीक है बस के द्वारा और उसके द्वारा 5/12 और 1/3 ठीक है। अब उसने बोला अब शेष दूरी किससे तय करता है ठीक है। तो टोटल दूरी तो एक होगी ना एक मान लो ठीक है टोटल दूरी एक और उसने डिस्टेंस कवर कर ली 5/12 5/12 प्लस 1/3 ये इसने कवर कर ली। इन ऐड करने के बाद बचेगा ये 3/12 3/12 अब 3/12 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 3/12 की वैल्यू दे रखी है 36 ठीक है 36 दे रखी है तो 12 दिया फिर अब इसने पूछा एक ये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू ठीक 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है। अब तो 1 यूनिट की वैल्यू 36 गुणा 1/3/12 ठीक ये हो जाएगा बराबर 36 ये पलट जाएगा ऊपर चला जाएगा 36 गुणा 12 तो ये हो जाएगा 3 से 3 चौक 12 36 चौका अब ये कितना हो जाएगा 3 चौक 12 तो ये 36 चौका 144 36 चौका 144 ये ऐसे काट लो 3 ही कम 3 और 3 दूनी 6 12 12 144 ठीक है। ये आंसर है 144 देखते हैं आंसर है कुल दूरी उसके श्वास के द्वारा 144 ऑप्शन बी ये है। नेक्स्ट चलते हैं एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए और इतने छात्र अन्य उत्तीर्ण हुए यानी उत्तीर्ण नहीं हुए यानी फेल हो गए। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी है अच्छा तो यानी उत्तीर्ण तो इतने हो गए ठीक है पास तो इतने हो गए ये फेल वालों को परसेंट कितना है ये तो फेल वाले कितने बचे 100 में से 100 में 55 में से 55 की वैल्यू ये दे रखी है ठीक है 55 और हमें पूछा कितनी की अब पूरे 100 की तो हमें 100 की निकाल देना है यहाँ से तो ये कितनी बार में कटेगा 5 से 5 5 कम 5 5 कम 5 5 दूनी 10 और 0 ठीक है। अब ये 11 से काट दो 11 सत्ते 77 और बचे 2 11 सत्ते 77 ठीक है 77 ठीक है। अब ये नहीं 11 सत्ते 77 बचे कितने 2 तो यहाँ 11 पंजे 11 दूनी 22
11 दूनी 22, 2 बार हो जाएगा ना ये, और फिर 11 पंजे 55। ठीक है, अब 11 पंजे 20, 0। अब इनके गुणा कर लो, 20 का 20 का और 72 50 का, 20 का 72 50 का गुणा करेंगे तो डबल जीरो, तो डबल जीरो आ जाएगा, ये डबल जीरो। ठीक है, 5 दूनी 10 का 0 हासिल, 1, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 के 14। ठीक है, लो 14, 14 5 ट्रिपल 0, 14 5 ट्रिपल 0 कौन सा है? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक निश्चित कूट बाधा में इसको ये 17 70 लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा? ठीक है, देखते हैं इसका। यानी पी का 16 हो गया, ए का 1 हो गया, आई का 9 हो गया, एन का 14 हो गया। ठीक है, और टी का 20 हो गया। इन्हें ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 14 और 16 कितना होगा? 20, 20 30 30 30 40 50 50 और 60 60 60 और 10 60 10 अपने पास ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा? 70। ठीक है, ये हो जाएगा 70। अब ये यहाँ पर करते हैं, 3, सी का 3 और एल का 12, ई का 5, ए का 1, एन का 14, तो कितना हो जाएगा? ये ऐड कर लो, 14 और 1 15, 15 15 और 15 20, 20 20 और 15 20 और 15 कितना होगा? 35, 35 और 10 45, ऑप्शन डी। ठीक है, ये अपने पास से भी 10 ऐड करने हैं ना ये वाले, तो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अक्षर समूह में 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह 4 संगत है, एक संगत का चयन कीजिए। ठीक है, जी का 7 7 और 2, 7 माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2 होगा। ठीक है, 7 माइनस 2 5 हो गया। ठीक है, जे का 10 10 माइनस 2। ठीक है, के का 11 माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर 2 माइनस होगा। बाई का 25 माइनस 2 23। ठीक है, ई का 5 5 8 और 5 13। ठीक है, 8 और 5 यहाँ पे 8 ऐड हो गए। एच का 8 8 और 2 का 17, 8 एच का 8, यहाँ पे 9 9 ऐड होना तब आ रहा है 17, यहाँ पे 9 ऐड हो रहा है। चलो ठीक है, आई का 9 9 9 9 में 8 ऐड करें तो 17। ठीक है, यहाँ पे तो 8 ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू का 23 23 और 5 23 और 8। हाँ ठीक है, 23 और 8 5 ही आ गया। ठीक है, यहाँ पे 8 ऐड होना, तो यहाँ पे ये वाला गलत है, इसमें 9 ऐड हो रहा है, ये गलत है, बाकी सब में 8 8 ऐड हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था, 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, ये देखते हैं। तो 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था। ठीक है, 15 फरवरी, अब 15 फरवरी तक आ जाते हैं। 15 फरवरी 2019 तक कौन सा दिन होगा? एक दिन बढ़ा दो गुरुवार में, तो कितना हो जाएगा? शुक्रवार या फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसने बोला है 13 अप्रैल 2019 को, तो अभी फरवरी हुई है, अप्रैल अप्रैल जाना है। फरवरी कितने दिन बचे हैं? फरवरी के बचे हैं 13 दिन, 13 दिन फरवरी के बचे हैं, 13 दिन फरवरी के बचे हैं इसके। और इसमें मार्च का बोला, मार्च का, अब मार्च के भी ऐड करने पड़ेंगे। मार्च के, मार्च 31 को होता है। ठीक है, फिर मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल कितने? 18 दिन अप्रैल के, तो ये टोटल ऐड करने के बाद कितने हो जाएंगे? ये ऐड करने के बाद हो जाएंगे, ऐड करने के बाद हो रहा है ये 62, 62 हो रहा है। 62 को 7 से भाग कर दो,
सात, ये सात, सात नंग 63, यानी कितने 6 शेष बच रहे हैं। 6 शेष बच रहे हैं, 6 इसमें फ्राइडे में ऐड करो तो 6 फ्राइडे में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा। फ्राइडे से कम क्या है, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार ऑप्शन में है तो बृहस्पतिवार तो ऑप्शन में है ही नहीं। फ्राइडे में 6 ऐड करेंगे तो आएगा बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार थर्सडे, इस ऑप्शन में है ही नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। डाइस्टन माइकल का बेटा है, बिल बॉब के बेटे का नाम है। बॉब के पिता का छोटा इंकलेब माइकल का भाई है। डास्टन का बिल से क्या संबंध है। ठीक है, डास्टन का बिल से क्या संबंध है। डास्टन, डास्टन माइकल का बेटा है। माइकल का बेटा है, ये माइकल का बेटा है डास्टन। ठीक है। बिल बॉब के बेटे का भाई है। बिल बॉब के, ये होगा बॉब, बॉब के बेटे का भाई है, ये हो जाएगा बिल। ठीक, बिल हो गया। बॉब के पिता का बेटा इंक्लेव है। अच्छा, बॉब के पिता, ये बॉब के पिता होंगे यहाँ पे कोई, ये बॉब के पिता का बेटा इंक्लेव है, ये आ गया इंक्लेव। ठीक है, इंक्लेव। इंक्लेक्स है, माइकल का भाई है, ये माइकल का लोग, ये भी माइकल का भाई हो गया। डिस्टन का बिल से क्या संबंध है। ये डिस्टन और ये बिल, ये डिस्टन इसका भाई है। अब इसमें देख लो भाई कहाँ पर है, पिता का भाई कोई नहीं है, भाई का बेटा कोई नहीं है, पिता के भाई का बेटा है, पिता के भाई का बेटा है। हाँ, ये ऑप्शन डी ठीक है, पिता के भाई का बेटा है। नेक्स्ट चलते हैं। ये इसके पिता हो गए, ये इसके भाई हो गए, इनका बेटा हो गया। ठीक है, ये पूछा हमसे। कथन और निष्कर्ष। सभी एलियन लोग हैं, सभी एलियन लोग हैं, एलियन लोग हैं। ठीक है, सभी लोग स्तनधारी हैं, लोग स्तनधारी हैं, सभी स्तनधारी पशु हैं, सभी स्तनधारी पशु हैं, सभी स्तनधारी पशु हैं। ठीक है, कुछ पशु स्तनधारी हैं, पशु स्तनधारी, हाँ पशु स्तनधारी हैं, ये तो इसमें वो आ रहा है। ठीक है ना, ये तो है। सभी लोग एलियन हैं, नहीं सभी एलियन लोग हैं, ये गलत है। ऑप्शन ए, खाली ऑप्शन वन फॉलो करता है, केवल निष्कर्ष एक फॉलो करता है। नेक्स्ट चलते हैं। Comprehension. Read the given passage and answer the question that follow. Steel is thought and it can easily be shaped, cut or molded into wire. Special alloys of steel can be made by adding a small amount of other metals such as aluminum, nickel and copper. Allow give steel a new hardness, thoughtness, and or ability to resist rust. Steel is often called the backbone of modern industry. Almost everything we use is either
mode of iron or steel or has been made with tool and machinery of these metal shape trains, trucks and auto are made large of steel. Even the safety point pin and the needle you use are made from steel. Oil wells are drilled with steel machinery. Steel pipeline transport oil, materials and minerals with steel equipment. Farm machines are mostly steel. Large buildings have steel framework. Why is steel often called the backbone on modern industry? Steel is used in almost every tool and machinery. What is the tone of the passage? Informative. Select the most that can be used as a one-word substitution for the given group of words. The sound of owl, hoot. Sound of owl, hoot. Select the most appropriate and two of the given words. Clandestine, honest, dishonest, honest. Clandestine is dishonest. Select the most appropriate option to fill in the blanks. This time next week I will be Mumbai. I will be Mumbai. यानी मैं होऊंगा. होऊंगा यानी कहाँ पर मुंबई में यानी इन. ये तो इन आ जाएगा ठीक है. बाकी सब में ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल. दिस टाइम नेक्स्ट वीक यानी इस समय मैं कहाँ हूँ. नेक्स्ट वीक मुंबई में यानी इस समय कहाँ. कहाँ की बात हो रही है अगले उसकी. तो यानी आ जाएगा बी और इन. कोरोना का संधि विच्छेद होगा. कोणार्क का को प्लस का ये भी गलत है. को ये भी गलत है ये भी गलत है. ये होता को अगर ये नहीं होता ये डंडा नहीं होता तब होता कोणार्क. कोण प्लस आर उपयुक्त में से कोई नहीं. इनमें से विलोम शब्द का सही युग्म है आर्द्रक विस्तृत. आर्द्रक विकृत. निम्नलिखित में से उस समूह को चिन्हित करें जिसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तित सही रूप में किया गया है. उपयुक्त में से कोई नहीं. वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है. आग मिसते पति का. रचना और रचना. रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है. मंजन और चित्रावली ये सही नहीं है. मंजन मधुमालती की रचना है. निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. समाज की विषमता शोषण की जननी है. समाज में जितनी
विषमता होगी, सामान्यतः शोषण उतना ही अधिक होगा, क्योंकि हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक असमानताएं देखें, जिसकी वजह से एक व्यक्ति एक स्थान पर शोषक तथा वही दूसरे स्थान पर शोषित होता है। जब तक शोषित संरक्षण की हो तब पहला प्रश्न ये उठता है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। यह उपभोक्ता की परिभाषा क्या है? सामान्यतः उस व्यक्ति पर व्यक्ति समूह को उपभोक्ता कहा जाता है जो सीधे तौर पर किन्हीं भी वस्तुओं अथवा सेवाओं का उपयोग करते हैं। इस प्रकार सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप से उपभोक्ता होते हैं और शोषण का शिकार होते हैं। हमारे देश में ऐसे अशिक्षित, सामाजिक और आर्थिक रूप से दुर्बल, अशक्त लोगों की भीड़ है जो शहर की विलीन बस्तियों में फुटकर पर सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे, गंदे नाले के किनारे झोपड़ी डालकर अथवा किसी भी अन्य तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वे दुनिया के सबसे प्रजातांत्रिक देशों की समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित हैं, जिन्हें आधुनिक सफेदपोश व्यापारियों, नौकरशाहों एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्गों में मिलाकर बांट लिया है। यही मायने में शोषण उन्हीं की देन है। सरकार कितनी भी योजना बना कर लागू करे, कोई बड़ा परिवर्तन संभव नहीं है। उपभोक्ता शोषण का तात्पर्य केवल उत्पादन का व्यापारियों द्वारा किए गए शोषण से ही लिया जाता है, जबकि इसके क्षेत्र में वस्तु एवं सेवा दोनों ही सम्मिलित है, जिनके अंतर्गत डॉक्टर, शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, ऊंचे ओहदे पर बैठे सरकारी कर्मचारी, वकील आदि सभी आते हैं। इन सब ने शोषण के क्षेत्र में जो कीर्तिमान बनाए हैं वे वास्तव में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने लायक है। कानून के हाथ कितने भी लंबे हों, इन सभी तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि रक्षक जब भक्षक बन जाए तो कौन बचाए। भ्रष्टाचार सभी की जड़ों में पहुंचा हुआ है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। क्या कभी इन लोगों के अच्छे दिन आएंगे? पूरी दूसरी ओर किसी तरह अपनी इज्जत आबरू बचाता मध्यम वर्ग, जो ना तो किसी पार्टी के वोट बैंक में है और ना ज्यादा पढ़ा लिखा, संपन्न, ना सरकार उसकी परेशानियों को समझती है, ना कोई अन्य राजनीतिक पार्टी, जिनको सरकारी परेशानी पेंशन नहीं मिलती। ऐसे बड़े बूढ़े लाचार लोगों की स्थिति और भी खराब है। ना तो उनकी संस्कार विहीन संतान उनका ध्यान रखने को तैयार है और ना सरकार उनके लिए कुछ सोच पा रही है। क्या इस विषमता को हटाने की दिशा में कोई कदम उठाया जा रहा है? क्या पढ़े लिखे नौजवानों को उपयुक्त रोजगार दिए जाने की दिशा में कुछ हो रहा है? क्या होगा इस देश का, भगवान ही जानता है। हमारे देश में समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है? मलिन बस्ती, फुटकर सड़क पर, रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल लोग और अशक्त लोगों का वर्ग। लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह, समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा। समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से संबंधित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र तथा कथित बुद्धिजीवी वर्ग। शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्यापारीकरण इकाई से संबंध है और किस प्रत्यय से मिलकर बने हैं?
विशेषण और विशेषण शब्द एक प्रत्यय है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत प्राचीन संस्कृति का देश है। यहाँ दान पुण्य को जीवन मुक्ति का अनिवार्य अंग माना गया था। तब दान देने को धार्मिक कृत्य मान लिया गया, तो निश्चित तौर पर दान लेने वाले भी होंगे। हमारे समाज में भिक्षावृत्ति की जिम्मेदारी समाज के धर्मात्मा, दयालु व सज्जन लोगों की है। भारतीय समाज में दान लेना व दान देना दोनों धर्मों के अंग माने जाते हैं। पहले दान देने से पूर्व दान लेने वाले की पात्रता देखी जाती थी और योग्य पात्र को दान दिया जाता था। धर्मशास्त्रों में दान की महिमा का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया, जिसके कारण भिक्षावृत्ति को भी धार्मिक मान्यता मिल गई। धीरे धीरे दानदाताओं ने पात्रता पर ध्यान देना बंद कर दिया और यथावत निरीह, अपाहिज और गरीबों को दान दिया जाने लगा। सने सने समाज में और मूल्यों में बदलाव आया और अधिकतर लोग गरीबों, ब्राह्मणों और भिखारियों को दान का पात्र समझने लगे। समाज में जब इस प्रकार के परिवर्तन हुए तो धीरे धीरे लोगों ने भिक्षा को अपनी आजीविका ही बना लिया। गरीबी के कारण बेसहारा लोग भीख मांगने लगे। काम न मिलने से भी भिक्षावृत्ति को बल मिला और पूजा स्थल, तीर्थ, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, गली मोहल्ले आदि स्थानों पर हर जगह भिखारी दिखाई देने शुरू हो गए। इस कार्य में हर आयु के व्यक्ति शामिल होने गए। साल 2 साल के दूध पीते बच्चे से लेकर 80-90 वर्ष के बूढ़े तक को भीख मांगते देखा जा सकता है। आज तो भीख मांगना भी एक कलापूर्ण व्यवसाय बनता जा रहा है। कुछ खानदानी भिखारी होते हैं क्योंकि पुश्तों से उनके पूर्वज धर्मस्थलों पर अपना अड्डा जमाए हुए हैं। कुछ धार अपराधी बच्चों को उठा ले जाते हैं तथा उनमें भीख मंगवाते हैं। वे इतने निर्दयी होते हैं जो कि भीख मांगने के लिए बच्चों का अंग भंग भी कर देते हैं। कुछ भिखारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं जो देश में छोटी सी विपत्ति आ जाने पर भीख का कटोरा लेकर भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। इसके अलावा उनके श्रेणी के और भी भिखारी होते हैं। कुछ भिखारी परिस्थितियों में बनते हैं और कुछ बना दिए जाते हैं। कुछ शौकिया भी इस व्यवसाय में आ गए। जन्मजात भिखारी अपने स्थान निश्चित रखते हैं। कुछ भिखारी अपनी आमदनी वाली जगह दूसरे भिखारियों को किराए पर देते हैं। बेरोजगारी और गरीबी के कारण कुछ वयोवृद्ध मजबूरीवश भिखारी बनते हैं। गरीबी के कारण बेसहारा लोग भीख मांगने लगते हैं। काम न मिलना भी भिक्षावृत्ति को जन्म देता है। कुछ अपराधी बाकायदा इस काम की ट्रेनिंग लेते हैं। भीख रोकर, गाकर, आंखें दिखाकर या हंसकर भी मांगी जाती है। भीख मांगने के लिए इतना आवश्यक है कि दाता के मन में करुणा जागे। अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धता, वृद्धावस्था आदि देखकर दाता करुणामय होकर भीख देने के लिए बाध्य हो जाता है। क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या नहीं है? गरीबों और निर्बल को छोड़कर कोई पढ़े लिखे और हट्टे कट्टे भी इस वृत्ति को अपनाए हुए हैं। क्या सरकार को इस शिक्षा दिशा में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है? क्या हम लोग इन भिखारियों को करुणावश भीख दे रहे हैं? थोड़ा सोचिए, क्या हम भी इस वृत्ति को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं? अगर दान ही करना है तो गरीबों को पुस्तकें, पाठ्य सामग्री दें। गरीबों और बीमारों को दवाएं और अस्पताल की सुविधा दिलाएं। इन लोगों को भीख के स्थान पर रोजगार की व्यवस्था कराएं। नगद देना बंद करें। भीख मांगने वालों को खाना खिलाएं, पर कभी इन्हें नगद पैसे ना दें। अगर जनता और सरकार दोनों मिलकर काम करें तो भीख मांगने वालों को पुलिस के हवाले करना शुरू कर दें तो इस पर काबू पाया जा सकता है। क्या भिक्षावृत्ति
में क्या विचार होगा? भिक्षावृत्ति समस्या नहीं है क्योंकि दान पुण्य तो भारतीय संस्कृति का एक धार्मिक कृत्य है। भिक्षावृत्ति विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? नहीं, इसका ये नहीं हुआ, इसका ये। क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है? आपका इस विषय में क्या विचार है? भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है क्योंकि लोग इसे जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। ऑप्शन सी हो गई। विभिन्न स्तरों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। भीख न देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही सही नहीं है? पैसे देकर किसी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना। दान पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन से समास हैं? द्वंद्व और तत्पुरुष। खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? खानदानी भिखारी कैसे होती है? जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी और पीढ़ियों से निश्चित हो, वे खानदानी भिखारी होते हैं। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तालिका 5 विभिन्न शहरों की कुल जनसंख्या एवं साक्षर एवं निरक्षर जनसंख्या के अनुपात और साथ ही प्रत्येक शहर के साक्षर संख्या में स्नातकों का प्रतिशत दर्शाया है। ठीक है। जनसंख्या हजारों में इतनी है, साक्षर इतने हैं और निरक्षर इतने हैं, परसेंटेज इतनी है इनकी स्नातकों की। ठीक है। बी और डी को मिलाकर स्नातक जनसंख्या, शहर ए और ए को मिलाकर स्नातक जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक है। बी और डी को मिलाकर बी ये है और डी ये है। ठीक है। बी कितना? 16,000। ठीक है, 16,000 बी का। 16 इंटू ये टोटल कितना है? 8। 8 में से 3, 8/3 इंटू 35/100 प्लस बी। ये तो हो गया बी। डी का कितना? 20,000 इंटू 5, 5 में से 2 साक्षर इंटू 25
अपॉन 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएंगे, ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, 4 बार में कट जाएगा, 4 से ये 5 बार में कट जाएगा, 4 पंजे 20, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10, ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो ये हो जाएगा 2000 प्लस, अब ये वाला डबल जीरो से डबल जीरो, 8 से 2 बार में 35 या 35 दूनी 70, 70 और 105, 105, 105 दूनी 210, 210 डबल जीरो। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल 4100। 4100। ठीक है, ए और ई का देखना है। ए में कितने हैं, 22, 22 और टोटल कितना है, 11 अपॉन 5 इंटू 20 अपॉन 100। ठीक, ये कितना हो जाएगा, अब ये ए का दिया और ए का और ई का कितना है, ई का 24, 24 इंटू 24 इंटू 8, 5 इंटू 1/3। ठीक है, 8 दिया 24, 3 से 3 कैंसिल, तो ये जगह 5000। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, ये 11 से 2 बार में कट गया। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, ही हो जाएगा 2000। ठीक है, 2000, तो टोटल 2000 होगा, 2000 और 5 आइए तो टोटल हो जाएगा 7000। अब इसने पूछा है ए और ई को मिलाकर स्नातक से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। अच्छा ठीक है, तो ये 4100 आया था, 4100 में से 7000 माइनस करेंगे, 4100 में से 7000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2900, 29 अपॉन 7000 इंटू 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब 728, तो ये काटने पर आ जाएगा, ये यहाँ पे काटेंगे तो आएगा 728, बचे कितना, एक। क्या हुआ है, तुम्हारे पास लहसुन थोड़ा बहुत अदरक तो बनाना है। तो ये कितनी बार बचेगा, 728 बचेगा एक, तो 7 ही कम 7, फिर पॉइंट हम चलते जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 41 पॉइंट कुछ कुछ आता रहेगा, तो 41 के बाद में कौन सा लगभग में पूछा है ना, लगभग में, तो 41 के बाद में आएगा 42%। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। शहर सी, शहर सी की जनसंख्या, शहर सी की साक्षर जनसंख्या जो स्नातक नहीं है, शहर डी और ई में मिलाकर औसत स्नातक जनसंख्या से कितना अधिक है। ठीक है, शहर सी में जनसंख्या देखते हैं, शहर सी में कितनी है, 96,
शहर सी में है 96। शहर सी में 96, दो तीन में से दो। और पूछा इसमें स्नातक में ये शहर ई और डी की, और ई और डी की, ठीक है, तो ये हो जाएगा -96। दो रेशो तीन इंटू कितना लिखा है 32, सी का 32%, 32/100। ठीक है, तो इसे काटने के बाद ये आ जाएगा, इसे ये सबको काटने के बाद हो जाएगा, यहाँ ये माइनस का है ना, 6400 माइनस 20480। ठीक है, अब इसे घटा लो, तो ये घटाने के बाद आ जाएगा 43,520, 43,520। ठीक है, अब इसने पूछा है ई और डी में मिलाकर औसत जनसंख्या। ई और डी कितना है, ई और डी की, ई और डी के 20 और 40। ठीक है, 20 20 20 क्या इंटू 2/5 इंटू 25/100। ये वाला, ये वाला 25 और 2/3 यानी 5/2। ठीक है, अब और क्या पूछा, डी की, ई की प्लस करो, ई की कितनी दे रखी है, 24, 24,000 दे रखी है ना। हाँ, 24,000 इंटू 5/8 इंटू 1/3, ये वाला, ये 1/3। ठीक है, अब इसे काट के तो ये आ जाएगा 2,000, ये भी पहले काटी थी 2,000, अब प्लस ये आएगा 5,000, टोटल कितना हो जाएगा 7,000 ये। ठीक है, अब ये जो पूछा डी और ई से कितने परसेंट औसत है। ठीक है, तो इसका इसका औसत निकालो, तो ये 2 से काट लो, तो ये हो जाएगा 35। 35 तो एवरेज पूछा ना इसने, 35 हो जाएगा ये। अब इसने पूछा है कि जनसंख्या कितना अधिक है, तो ये कितनी आई थी, ये आई थी 43,500, ये 3500, 3500 इसमें से घटा दो, तो ये 20,004, ये आ जाएगा 420। ऑप्शन ए, ये वाला ऑप्शन ए 420। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। शहर बी में निरक्षर पुरुषों की संख्या, शहर बी में निरक्षर पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 3 और 5 है, एवं शहर डी में स्नातक पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 3 और 5 है, तो शहर बी में कुल निरक्षर पुरुष और डी में स्नातक महिलाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, शहर बी में निरक्षर पुरुष कितने हैं, शहर बी में है 16,000, शहर बी में ये है 16,000, शहर बी में ये 16,000, 8/30। ठीक है,
निरक्षर 5 है। तो ये हो जाएगा 16,000 गुणा 5/3, क्योंकि निरक्षर पहुंचाना इस बार 3 नहीं आएगा ऊपर, इस बार 5 आएगा, इंटू 3/8 बराबर 25 गुणा 15, 0.15। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3750। ये से काट पीट के ये आ जाएगा 3750। ठीक है, अब इसने पूछा है डी में। ठीक है, डी का बताना है। डी का कितना देखा, डी का देखा 20,000 इंटू 2/5 बराबर 1/4 था यार ये। ठीक है, ये आ जाएगा 2,000। स्नातकों की संख्या आ गई। ठीक है, अब ये उसमें आगे दे रखा है शहर डी में महिलाओं की संख्या, शहर डी में महिलाओं की संख्या। ठीक है, शहर डी में महिलाओं की संख्या कितनी है, 2,000 गुणा 3/5। डी में ये है डी, ये डी 2/5। ठीक है, मैं चलते हैं देखते हैं। 3/5 तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1200 काटने के बाद। ठीक है, अब इनका रेशो, अब इनका रेशो पूछा है तो इनका अनुपात याद कीजिए। 1200 का 1200 3700 का 12 3750, ये वाला और ये वाला 12 3750, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 12 3700 का। आप तो 5 से काट लो, 5 से 5 सत्ते 35, 2 5 दूनी 25, 5 से 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 75। 75 8, 3 से काट लो, 3 कम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 25 8, 25 8 रेशो आ जाए ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। शहर डी में, शहर डी में निरक्षर जनसंख्या, शहर सी में निरक्षर जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, शहर डी में, शहर डी का निरक्षर पूछा, तो ये ऐसे ही होगा, थोड़ा लंबा सवाल है, टाइम टेकन ज्यादा होगा, तो इसलिए मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये ऐसे ही ऐसे निकाल के, आप जैसे साक्षर का निकाला था वैसे ही निरक्षर का निकालना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसमें हो जाएगा शहर डी में 20,000 दे रखा ना, 20,000 इंटू 3/5 आ जाएगा ये 1200, 12,000। ठीक है, और शहर सी में पूछा है, शहर सी में 96,000 इंटू 1/3, ये बराबर होगा 32,000। तो इसमें 12,000 अपॉन 32,000, इनका परसेंटेज निकालेंगे, हम 16 रखते हैं। ठीक है, दिया गया 37%। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ए और बी को मिलाकर शहर जनसंख्या डी की गैर साक्षर जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ए और डी को मिलाकर, ए और डी को 22 और 16 का निकालना है।
ये भी ऐसे निकालना है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर बता रहे हैं, थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। इसका पूछा है गैर स्नातक जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसमें आगा 88, जो इस ऑप्शन में नहीं तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। 88 के समथिंग आगा, ठीक है। जिस ऑप्शन में नहीं है सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नीचे दी गई तालिका 5 विभिन्न कंपनियों द्वारा उत्पादित गाड़ियों तथा बाइकों के उत्पादन को दर्शाती है। यह तालिका 5 कंपनियों द्वारा उत्पादित 3 प्रकार की गाड़ियां C1, C2, C3 एवं 3 प्रकार की बाइकें D1, D2, B3 के उत्पादन को दर्शाती हैं। D, E, F, G तथा H द्वारा उत्पादित तथा बाइकों की कुल जनसंख्या 3,28,000, 32,000, 30,000, 28,000, 32,000, 40,000, 4,00,000, 4,80,000, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 3 लाख है, ये 2,80,000 है, ये 3,20,000, ये 4,00,000 40 लाख है, ये 4,80,000 है, ठीक है। ठीक है। कंपनी डी द्वारा उत्पादित बाइकों की कुल संख्या कंपनी जी और ई द्वारा C1 प्रकार की गाड़ियों की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। कंपनी डी द्वारा उत्पादित बाइकों की कुल संख्या कितनी है, डी द्वारा दे रखा है, ठीक है। डी द्वारा हो जाएगा, डी में कितनी है, डी में 30,000, वो 3 लाख दे रखी है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख दे रखी है ना, 3 लाख आ जाएगी, ठीक है। 3 लाख, 3 लाख गुणा 2/3, 3 लाख गुणा 2/3, ये हो जाएगा 2 लाख, ठीक है। अब ये इसने पूछा नेक्स्ट, जीवन और सीवन में गाड़ियों के कुल उत्पादन, जीवन और सीवन में जीवन कितना है, जीवन है, जी है लास्ट 4 है, यानी 4 का ये 4 लाख का, ठीक है। इंटू 3/4 इंटू 2/6, 2/6, 2/6, ये है। इसने पूछा ना जीवन और सीवन का ये है ना, ये है 6 का, और ये सीवन का पूछा ना, तो ये वाला, इसका 6, 2/6 ये वाला, ठीक है। अब तो ये काट के ये है 10,000, 1 लाख, 1 लाख, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और ये 5। अब इसने पूछा है से कुल कितना प्रतिशत दीजिएगा, तो ये 2 लाख है, ये 1 लाख है, तो पूरा 50% है, ठीक है। नहीं नहीं, वो कितना था, ये कितना 2 था, तो अच्छा इससे पूछा है, तो ये रखा जाएगा ऊपर, ठीक है। 2 लाख और ये 10,000, दो ये भी 1 लाख इंटू 100, जीरो जीरो बढ़ गया, ये कितना पूरे 200% है, देखिए ऑप्शन सी। दी गई 5 कंपनियों द्वारा उत्पादित C1 प्रकार की गाड़ियों की कुल औसत का ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा, C1 द्वारा 5 कंपनियों C1 द्वारा औसत, 5 कंपनियों में C1 द्वारा औसत, 5 कंपनियों में C1 द्वारा औसत, ठीक है। तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ, और इसको आपको टाइम बहुत लगेगा। इसका आंसर है
62,000। 62,000 जिस उसको ऑप्शन में नहीं दे रखा तो उसमें से कोई नहीं। कंपनी ई तथा जी द्वारा मिलाकर उत्पादित C1 C3 प्रकार की गाड़ियों की कुल कंपनी एच द्वारा उत्पादित B1 प्रकार की बाइकों के संख्या के मध्य अंतर क्या है? ठीक है, इसका बता दे रहा हूँ, इसका शॉर्ट है जी और सी। ई और जी को पूछा और सी पूछा, ठीक है। ई जी सी पूछता है, ई कितना है? ई कितना है? 2,80,000। जी कितना है? 4,80,000, ठीक है। तो 2,80,000, ठीक है। 2,80,000, ठीक है। इंटू P1 पूछा ना, तो P1 C3 C3 पूछा ना, तो C3 निकाल देते हैं, ठीक है। जी में ये, ठीक है, 4, ठीक है, 4 में 3 ही हो गए, ठीक है। 4/3 ये है, 3/4 इंटू 1/3 प्लस 4, 4,00,000 इंटू 3/4 इंटू 1/6। 1/6 ये है, ये 3 पहुंचाना इसमें, तो ये हो जाएगा 1/6, ठीक है। अब इसे काटने के बाद आएगा, इसे ये सबको काटने के बाद और ऐड करने के बाद आएगा ये 12,000। ये आ जाएगा 12,000, ठीक है। अब इसने नेक्स्ट क्या पूछा? नेक्स्ट पूछा कंपनी एच और B1। एच और B1, एच कितना है? एच देख लेते हैं। एच है 4,80,000, एच है 4,80,000 इंटू 2/3 इंटू 2/8, तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा 80,000, ठीक है। अब इनका 80 और एक 20 वो आया था,
एक 20 ये आया था, 1,20,000। ठीक है, 1,20,000, 1,20,000 में से 80,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 40,000, 40,000 बचेगा। ठीक है, तो 40,000 इसमें ऑप्शन में है, 40,000 इस ऑप्शन में है, तो मैच चलते हैं और टूटने से कोई नहीं। सभी कंपनी द्वारा उत्पादित B2 प्रकार की बाइकों की कुल एच और कंपनी एफ जी और डी द्वारा मिलाकर उत्पादित सी प्रकार की गाड़ियों की कुल उत्पादन आर है। एच बटा आर का मान कितना है? तो इसका मैं आपको बता दें थोड़ा सा आपको, ठीक है। इसका आंसर है 1.15%। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सभी कंपनियों द्वारा उत्पादित गाड़ियों की कुल संख्या का कंपनी एस द्वारा उत्पादित सी थ्री प्रकार की गाड़ियों की संख्या तथा कंपनी ई द्वारा उत्पादित बी थ्री प्रकार की बाइकों की संख्या के बीच का अंतर क्या है? ए और के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका अंतर निकालना है तो अंतर निकालने का अंतर आएगा इसका 93.2। नेक्स्ट है, बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दिए। 6 पर्वत शिखरों पर ऊंचाई दर्शाई गई है। ठीक है, सभी शिखरों की औसत ऊंचाई मीटर में कितनी है ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इनको सारे 82, 60, इनको सबको ऐड करने के बाद ये कितने टोटल? 6, 6 से भाग दे दो तो ये टोटल जोड़ने के बाद कितना आएगा? ये आएगा टोटल जोड़ने के बाद 45,600, 45,600, 45,600 आएगा। 45,600 को भाग दे दो 6 से तो कितनी बार बढ़ेगी? 6 सत्ती 42, ये कटेगा 6 सत्ती 42, 6 और डबल जीरो। ठीक है, ये 76 बार बढ़ेगा, तो 76 ये है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दूसरी सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा कौन सा? 88। ठीक है, 88 और 88 से 86 यानी सी। सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। ठीक है, दूसरा पूछा, दूसरा ये है। उच्चतम शिखर और निम्नतम शिखर की ऊंचाई का अनुपात कितना? उच्चतम उच्चतम शिखर और निम्नतम शिखर। उच्चतम उच्चतम तो 80, अभी उच्चतम और निम्नतम। उच्चतम तो ये हो गया 88 और निम्नतम ये हो गया 86। तो ये डबल जीरो कट जाएगा, ये डबल जीरो कट जाएगा, तो 88, 65, 88, 65, 88, 65, 88 और 65। ठीक है, अब इसे काट लो। नहीं, इससे छोटा ये भी है, 60, 60 आ गया, 60, ये आ गया 60। ठीक है, अब इसे काट लो। कितने से कटा गई है? 4 से काट लो। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8,
4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 22 15। 22 15 ऑप्शन है। यदि दी गए पर्वत शिखरों की ऊंचाई अवरोही क्रम में लिखिए तो मध्य के दो शिखरों का औसत क्या है? अच्छा, अवरोही क्रम में लिखना है इसका। अवरोही क्रम यानी छोटे से बड़े में लिखना है ना, तो लिख लेते हैं छोटे से बड़े में। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा 65 के बाद में कौन सा का 75, तीसरा ये, तीसरा ये, चौथा 75 के बाद में 8 यार 8, ये आ गया चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये। ठीक है, अब इसने पूछा है अवरोही क्रम लिखे तो मध्य के दो शिखरों का औसत क्या है? अच्छा, मध्य के यानी पहला दूसरा हटा दो, पांचवा छठा हटा दो, तीसरा चौथा चौथा ऐड कर लो, तो 75 और 80 कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा 75 80, 75 और 82, यहाँ 75 और 82 हो जाएंगे ये 7 और 5 और 1 डबल 0 अपॉन 2, तो कितने हो जाएगा? ये 2 से भाग करो, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 5 डबल 0, तो 78 50, 78 50 है ऑप्शन में, 78 50, ये 78 50। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। सबसे न्यूनतम और सबसे अधिकतम शिखरों की ऊंचाई का योग ज्ञात कीजिए। न्यूनतम और न्यूनतम तो अभी याद करा था, कितना था 88, और न्यूनतम कितना था 6000, तो 8 और 8 से 14 138 यार, डबल जीरो तो लगानी है इसके बाद में ना। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी संख्या के विभिन्न वर्षों को उत्पादन को दर्शाया गया ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित में से उत्पादन प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, वर्ष 1922 82 में 1984 में खाद्यों के उत्पादन का योग किस वर्ष के उत्पादन के बराबर है? ठीक है, उन्नीस सौ 82 और 84 का पूछा ना। 82 में कितना है? 82 में है, ये है 82, 82 में यार 20, और कितना 84 में पूछा है? 82 में 20, 84 में कितना पूछा है? 84 में आ गया है ये 15, यहाँ पे ये 15। ठीक है, के योग के बराबर है। अच्छा, 35 35 उसका है, 35 ही है, 81 के बराबर। ठीक है, ऑप्शन बी 81 के बराबर है। नेक्स्ट चलते हैं, 81 और 85 खाद्य उत्पादन का अंतर ज्ञात कीजिए। 81 में कितना 35, 81 में कितना 35 और 85, 85 में कितना 85 में 30, 85 में कितना 30, तो इनका अंतर कितना है? इनका अंतर 5 का, तो इनका अंतर 5 के, तो आ जाएगा ये। अच्छा, टन में दे रखा है, तो ये हो जाएगा 500 टन, ये हो जाएगा 5, अगर आपको दर्शाया है तो अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो ये हो जाएगा 5000 टन। ठीक है, बस 1984 85 में उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 84 85 में, 84 में अच्छा
50% की वृद्धि हुई है। तो 84 में कितनी हुई? 15 की। 85 में कितनी हुई? 30 की। तो डबल हो गई ना इससे। तो ये कितनी हो गई? 15/15 इंटू 100। 100% बढ़ गई। तो 100%। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वे कौन से दो उत्तरोत्तर वर्ष है जिसमें खाद्यान्नों के उत्पादन की परिवर्तन दर सबसे कम है? अच्छा, सबसे कम बताना है। सबसे कम किस में? सबसे कम है 82 और 84 में। 82 84 आंसर दिया है। 82 84 82 दे रखा है, 82 84 नहीं दे रखा है। अच्छा, इसमें 83 में कितना दे रखा है? इसमें तो 30 हो जाएगी। ठीक है, और इसमें कितना दे रखा है? इसमें 25 दे रखा है। ठीक, इसने पूछा सबसे कम किस में है? सबसे 80 81 में देख लो। 80 81 में 65 हो रही है। 80 81 में 65 हो रही है। 80 81 में 65 हो रही है। ठीक है, 82 83 में देख लो। 82 और 83 में 45 हो रही है। 82 83 में 45 हो रही है। अच्छा अच्छा, इसने पूछा उत्पादन में परिवर्तन दर सबसे कम है। अच्छा अच्छा अच्छा, इनके बीच का डिफरेंस जो परिवर्तन कितना हुआ वो देखा है। तो इसमें 5 का हुआ है। ठीक है, इसमें ये इनका डिफरेंस 5 का हुआ है ना। और 81 82 81 में इसमें तो 10 का हुआ है। इसमें 10 का हुआ है। और सबसे कम पूछा ना, तो सबसे कम अभी तो हमें 5 वाले मिला है। 84 85 देख लो, 83 84 देख लो। 84 85 84 85 में 15 का हुआ है। 84 85 में 15 का हुआ है, ये भी कम नहीं है। और दूसरा कौन सा बचा? 83 84। 83 84 में 83 84 में भी 10 का हुआ। सबसे कम कौन सा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सबसे कम इसमें हुआ है। 5% परिवर्तन हुआ है। सबसे न्यूनतम खाद्य उत्पादनों को सबसे अधिकतम खाद्य उत्पादनों के से कितना प्रतिशत कम है? अच्छा, सबसे न्यूनतम खाद्य उत्पादन और सबसे अधिक खाद्य उत्पादनों का प्रतिशत पूछा है। सबसे न्यूनतम और सबसे अधिकतम। सबसे न्यूनतम और सबसे अधिकतम कौन सा? सबसे न्यूनतम है 35 और सबसे न्यूनतम कौन सा है? 15। ठीक है, 15 35 का डिफरेंस कितना हो गया? 15 35 का डिफरेंस हो गया 20। 20/15 इंटू 100 मतलब 35। ठीक है, तो ये काट लो। ये काटने के बाद आएगा 7 से 4, 5 से 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। तो ये होगा 400/400/7। 7 से भाग कर लो। 7 7 7 पंजे 35। ठीक है, बचेंगे 5। उतार लो 0। 7 पंजे 7 7 57 सही 1/7 आ जाएगा। 57 सही 1/7। 57 सही 1/7 ऑप्शन में। 57 सही है, ऑप्शन ए है। 57 सही 1/7। नेक्स्ट चलते हैं। अप्रैल 2025 को अप्रैल 1 अप्रैल 2025 को सूर्याकुल उत्सव किस राज्य में मनाया गया? उत्तर प्रदेश में।
अप्रैल 2025 को स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। अप्रैल 2025 में NESTS पहल का किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया गया? 7वां। अप्रैल 2025 में भारत के किस वर्ष बिम्स्टेक खेलों की मेजबानी की घोषणा की? 2027 में। मार्च 2025 में किस देश के सारथी चैटबॉट लॉन्च किया है? किस राज्य ने सारथी चैटबॉट लॉन्च किया है? हरियाणा ने। अप्रैल 2025 में किस देश ने वाटर हाईवे नामक परियोजना को शुरू किया है? मोरक्को ने। मार्च 2025 में म्यांमार में आए भूकंप की तस्वीरें किस उपग्रह द्वारा ली गई? कार्टोसैट 3। अप्रैल 2025 में टाइगर ट्रम्प फॉर्ड 2025 अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। अप्रैल 2025 में मार्च में रहे पुष्कर मुद्रम्मा देवी यात्रा का संबंध किस राज्य से है? गोवा। कर्नाटक से। अप्रैल 2025 में अपनी विधानसभा की कार्यवाही का आयोजन सांकेतिक वर्ष में करने वाला पहला राज्य कौन सा था? पंजाब। तो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।